पीएचडी यानी शोध कार्य, जिसके बारे में आप सभी जानते भी हैं और आगे भी बहुत कुछ जानेंगे। उसके लिए हमारे आज के मुख्य वक्ता के तौर पे हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे आदरणीय शुभम तिवारी सर, जो कि वर्तमान में हिस्ट्री विषय में पीएचडी कर रहे हैं और वह अपना अनुभव आप सभी के समक्ष साझा करेंगे। आप सभी के प्रश्न उत्तर भी इस वेबिनार में लिए जाएंगे और उम्मीद है इस वेबिनार के बाद आप सभी का पीएचडी के प्रति रुझान बढ़ेगा और आप हमें हमारे भारत को और अच्छे शोधार्थी भविष्य में मिलेंगे और नए नए शोध कर कर हमारे सभी के ज्ञान में वृद्धि में सहाय करेंगे आप सभी। तो मैं आमंत्रित करूंगा आदरणीय शुभम सर को, सर आप आए और कार्यक्रम की कमान अपने हाथ में लें। बहुत बहुत धन्यवाद धीरज और हमारी पूरी एडमिन टीम, मुकेश जी, कमलेश जी, दिलीप जी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। रिकॉर्डिंग कर रहे हैं द्रोण जी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी टीम द्वारा एक प्रस्ताव कुछ ही दिनों पहले मीटिंग में लाया गया कि क्यों ना हमारे जितने भी एडमिन्स हैं उनमें कहीं ना कुछ प्रतिभा है छुपी हुई, उसको प्रदर्शित किया जाए और उनके द्वारा अलग अलग विषयों पर क्यों ना एक वेबिनार आयोजित किया जाए। और इसी प्रस्ताव के तहत जो पहला वेबिनार आज मेरे द्वारा यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है आप सभी के समक्ष, तो आज का जो विषय है वो है पीएचडी अर्थात शोध से संबंधित। पीएचडी यानी कि डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। किसी भी विषय में आप इतने ज्ञानवान हो जाते हैं कि उस विषय के अंतर्गत कोई भी पक्ष आपसे छूटता नहीं। यानी कि इस प्रकार से आप उस विषय पर अ, जानकारी हासिल करते हैं, जानकारी जुटाते हैं कि उसका कोई भी पक्ष, चाहे वो सकारात्मक हो अथवा नकारात्मक हो, नहीं छूटता आपसे। और इस उपलब्धि के पश्चात जब आपको अवार्ड मिलता है, यानी कि आपको फाइनली जब आपका पीएचडी वाइवा हो जाता है, आपको सम्मानित किया जाता है, तो उस विषय के आप डॉक्टर कहलाते हैं अर्थात विषय विशेषज्ञ कहलाते हैं इस प्रकार से। तो ये जो छोटा सा शब्द है पीएचडी यानी कि डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, इसका फुल फॉर्म होता है इंग्लिश में कहा जाए, और हिंदी में कहा जाए तो इसका अर्थ हो, हिंदी में अगर हम इसे कहें तो होता है विद्या वाचस्पति। हिंदी में कहा जाता है इसे। पीएचडी का जो हिंदी रूपांतर है विद्या वाचस्पति। तो पहले के जैसे हमारे विद्वान होते थे, वो उन्हें जैसे कि आचार्य या फिर कुछ कुछ उपाधियां होती थी प्राचीन काल में, जब गुरुकुल प्रणाली हमारे देश में लागू थी, तब उसमें भी ये उपाधि होती थी अंत में विद्या वाचस्पति। और इसके पश्चात जो उपाधि मिलती है 8 साइड, अगर 8 यानी कि कह लीजिए 8 फील्ड में, तो वो है विद्यावारिधि यानी कि डिलीट की उपाधि, जो सबसे बड़ी उपाधि मानी जाती है। जिससे अगर हम फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री या फिर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए, तो जो पोस्ट डॉक्टरेट की एक उपाधि होती है, उसी प्रकार से हमारे 8 फील्ड में डिलीट की उपाधि होती है, जिसे विद्यावारिधि कहा जाता है हिंदी में। तो इस प्रकार से, तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे। हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित है रुक्मिणी मैम आदरणीय, और उनसे मैंने स्पेशली रिक्वेस्ट की थी कि वो भी शामिल हो इस वेबिनार में, क्योंकि वो भी एक सीनियर रिसर्च स्कॉलर हैं, यानी कि एक सीनियर मतलब वरिष्ठ शोधार्थी हैं, और उनका भी काफी अनुभव रहा है। उनके अनुभव से ही मैं प्रेरित होकर उनसे मार्गदर्शन लेकर ही आज मैं इस फील्ड में आया हूँ, इस क्षेत्र में। तो उनको भी मैंने आमंत्रित किया था, उनसे भी मैंने प्रार्थना की थी कि वो शामिल हो इस वेबिनार में, और जहाँ पर भी मेरे से कुछ चूक हो उसे पूर्ण करने का प्रयास करें, ताकि आप लोगों तक जो भी मैसेज या जो भी बातें जाएं वो पूरी तरह से पूर्ण हो, ना कि आधी आधी अधूरी हो। तो इसलिए मैं उसे मतलब प्रार्थना रिक्वेस्ट करूंगा कि वो विशेष रूप से ध्यान दें, और कोई भी मेरे से अगर चूक हो तो उसे कंप्लीट करने की कोशिश करें। तो सबसे पहले दोस्तों, पीएचडी की शुरुआत, अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा एकेडमिक फील्ड है, शिक्षा से संबंधित, शिक्षा को आगे बढ़ाना, शोध को आगे बढ़ाना, शोध कार्य, क्योंकि रिसर्च वर्क एक बहुत बड़ा कार्य है। एक प्रकार से किसी भी विषय में आप अलग नवीन दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं समाज के समक्ष, देश के समक्ष। किसी भी विषय में अगर उसकी बारीकियों को पकड़ना है, या फिर जैसे वैज्ञानिकों द्वारा नए नए जो रिसर्च किए जाते हैं अलग अलग फील्ड में, वो सारी चीजें, ये सब हमारे पीएचडी के अंतर्गत ही आती हैं। अब अंतर बस ये है कि वैज्ञानिकों द्वारा जो
साइंस फील्ड में अलग-अलग इन्वेंशन या फिर खोज की जाती हैं, वो अलग है। और हमारा जो आर्ट का फील्ड है, हम हमारा जो फील्ड है यानी कि जैसे हिस्ट्री हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया और पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिंदी हो गया और अलग-अलग जो विषय आर्ट के अंतर्गत आते हैं, उनमें उनका जो विशेष शोध का क्षेत्र होता है, वो होता है जैसे कि समाज हो गया, राष्ट्र हो गया, इसके अतिरिक्त संस्कृति, सभ्यता और उसका राजनीतिक पक्ष, आर्थिक पक्ष, ऐतिहासिक पक्ष। तो बहुत सारे अलग-अलग जो सांस्कृतिक पक्ष होते हैं, समाज के विभिन्न पक्ष होते हैं, धर्म के अलग-अलग पक्ष होते हैं, इन पर हम विशेष रूप से आर्ट फील्ड के अंतर्गत हम शोध कार्य करते हैं अलग-अलग तरीके से। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पीएचडी करने से पहले आपके पास कौन-कौन सी योग्यताएँ होनी चाहिए? कौन-कौन सी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए आपके पास, तब आप पीएचडी करने के योग्य हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम योग्यताओं की पूर्ति आवश्यक होती है, किसी भी फ़ील्ड में हो या कहीं भी बढ़ने के लिए, हम एक प्रकार से अपनी योग्यता चेक करते हैं। जैसे हम अगर हमें कॉलेज में अपना एडमिशन करवाना है, तो हमें 12वीं पास करना होगा, तभी जाके हम कॉलेज में एडमिशन अपना ले सकते हैं। वैसे ही अगर हमें एमए करना है, मास्टर ऑफ यानी कि एमए करना है, मास्टर ऑफ आर्ट में एडमिशन लेना है, तो हमें उसके पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होगा। वैसे ही अगर हमें पीएचडी करना है, तो उसकी भी कुछ योग्यताएँ होती हैं। सिंपल अगर मैं साधारण शब्दों में कहूँ तो जिस विषय यानी कि आपने ग्रेजुएशन किया होगा, ग्रेजुएशन में आपके कहीं-कहीं पर कि कोई ऑनर्स करता है तो एक ही विषय होता है, कहीं-कहीं पर 2-3 विषय होते हैं, फाइनल में जाते-जाते 2 विषय हो जाते हैं। और जिस विषय पर आपकी अच्छी पकड़ है ग्रेजुएशन में, क्योंकि आप उसी उन्हीं विषयों को चुनते हैं ग्रेजुएशन में जिनमें आपकी अच्छी पकड़ होती है। तो शुरुआती दौर पे आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 विषय जिनमें अच्छी पकड़ होती है, उसी को फाइनल में रखते हैं और जब फाइनल पास करते हैं, तब आपके समक्ष ये विकल्प होता है कि आप 2 विषयों में से और जो ऑनर्स करते हैं, एमए ऑनर्स सॉरी बीए ऑनर्स, उनका तो उनके लिए कोई सोचने की बात नहीं होती, क्योंकि उसी विषय से उनको एमए करना होता है। लेकिन जिनके पास 2 विषय होते हैं, उनको थोड़ा सोचना पड़ जाता है कि किस प्रकार से मैं किस विषय में एमए करूँ? क्योंकि देखिए, एमए करने के पश्चात या तो आपके पास टीचिंग, देखिए अगर आपने पहले बीएड किया है तब तो आप टीचिंग लाइन में जा सकते हैं। लेकिन पास यूजीसी नेट का ऑप्शन आता है। यूजीसी नेट जेआरएफ, ये एक परीक्षा होती है राष्ट्रीय लेवल की, यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर ये परीक्षा करवाई जाती है एनटीए द्वारा। और इसमें जिस भी विषय से आपने एमए किया है, जैसे कि मैंने इतिहास विषय से किया था, तो मैंने इतिहास विषय से यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा दिलाई थी। वैसे ही आप जिस विषय से करेंगे एमए, चाहे इंग्लिश हो, पॉलिटिकल साइंस हो, हिस्ट्री, हिंदी हो, सोशियोलॉजी हो, जिस भी विषय से करते हैं, उस विषय से आपको ये परीक्षा देनी होती है। तो एमए करने के बाद अ, ये विशेष रूप से एमए करने के बाद आपको यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा दिलानी पड़ती है और ये परीक्षा साल भर में 2 बार आयोजित की जाती है एनटीए द्वारा। इस परीक्षा का जो पैटर्न है, वो भी एक बार जान लीजिए। इसमें टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं। 150 क्वेश्चनों में 50 जो क्वेश्चन होते हैं, यानी कि पहला पेपर इसका नाम दिया गया है। पहला पेपर के अंतर्गत 50 प्रश्न आते हैं जो शोध अभिरुचि से संबंधित होते हैं, यानी कि अनुसंधान, शोध और संप्रेषण, अलग-अलग विषय, इसमें कुछ रीजनिंग के भी प्रश्न आते हैं। तो ये टोटल 50 जो क्वेश्चन होते हैं, 2-2 नंबर के होते हैं। और अगले जो 100 क्वेश्चन है, यानी कि इसको दूसरा पेपर के नाम से जाना जाता है, सेकंड पेपर कहा जाता है। और इस सेकंड पेपर में टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं जो आपके विषय से संबंधित होंगे। तो ये टोटल 150 अंकों यानी कि 150 प्रश्नों का एक पेपर होता है, जिसे यूजीसी नेट जेआरएफ का की परीक्षा कही जाती है। और इसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित होते हैं, तो टोटल 300 नंबर का ये पेपर होता है। और जिसे उत्तीर्ण करने के पश्चात इसमें भी मेरिट लिस्ट और ये सारी चीजें, कट ऑफ लिस्ट बनता है। तो इसके अंतर्गत जो भी व्यक्ति उस मिनिमम यानी कि जो औसतन नंबर है उसको अगर प्राप्त कर लेता है, तो या फिर उस कट ऑफ लिस्ट के अंतर्गत आ जाता है, तो उनको
नेट की उपाधि दी जाती है, वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। यानी कि जो प्राइमरी स्टेज है वो पार कर लेते हैं, मान के चलिए। उसके बाद ऐसे प्रतिभागी जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया होता है इस परीक्षा में, जिनके नंबर लगभग अच्छे होते हैं, हाईएस्ट होते हैं, उन्हें जेआरएफ यानी कि लगभग जितने भी मेंबर्स यानी कि कह लीजिए प्रतिभागी इस परीक्षा में बैठते हैं, उनके केवल 1% प्रतिभागियों को जेआरएफ अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। जेआरएफ का फुल फॉर्म होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। तो ये जो अवार्ड है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है, नेट और जेआरएफ। देखिए, अगर आप जैसे कि मेरा हुआ इतिहास विषय से, मैंने एमए कंप्लीट किया। उसके पश्चात मैंने यूजीसी नेट जेआरएफ का पेपर दिया, और जब से पहले प्रयास में मेरा यूजीसी नेट केवल क्वालिफाइड हुआ। इसमें लगभग मेरे 57% बने थे, और पहले प्रयास में मैंने यूजीसी नेट क्वालिफाइड किया, और फिर दूसरे प्रयास में जेआरएफ मेरा क्वालिफाइड हुआ। तो नेट केवल आपको असिस्टेंट प्रोफेसर का, अगर किसी भी राज्य में वैकेंसी निकलता है, देश भर में किसी भी राज्य में, उसमें आप उसके जरिए अपना फॉर्म भर सकते हैं और उसकी परीक्षा दिला सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर देश भर में किसी भी यूनिवर्सिटी में, सेंट्रल हो चाहे स्टेट लेवल की हो, अगर आपको पीएचडी करनी है, तो पीएचडी करने के लिए भी एक एंट्रेंस एग्जाम उस स्टेट यूनिवर्सिटी या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी द्वारा करवाया जाता है। तो अगर आपके पास नेट का सर्टिफिकेट है या फिर आपने नेट क्वालिफाइड किया है, तो आपको उस परीक्षा से मुक्त कर दिया जाएगा, अर्थात उस परीक्षा में आपको बैठने की आवश्यकता नहीं है। आप पहले से ही उसके योग्य हैं, क्योंकि आपने यूजीसी नेट क्वालिफाइड कर लिया है, और आपका सीधा इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के पश्चात अगर आपकी बातचीत से या फिर आपके ज्ञान से जिस भी विषय में आप करना चाहते हैं, आप अपना प्रपोजल लेके जाएंगे, अपने गाइड से मिलेंगे, यानी कि आप मतलब प्रोफेसर वहाँ बैठे रहते हैं, एक प्रकार से इंटरव्यू जैसा माहौल। वहाँ अपनी बातें रखेंगे, और अगर आपकी बातों से वो प्रभावित होते हैं और उनको लगता है कि हाँ, इस विषय पे करवाया जा सकता है शोध कार्य, या फिर इस विषय में अभी शोध कार्य नहीं हुआ है, तो बिल्कुल फिर आगे आपकी बात बढ़ जाती है, और फिर आपको पीएचडी के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए एडमिशन की प्रक्रिया, मतलब आप आगे बढ़ा सकते हैं, और आपके गाइड फिर डिसाइड हो जाते हैं इस प्रकार से। तो ये धीरे मतलब प्रक्रिया होती है। इसके अतिरिक्त दूसरी प्रक्रिया क्या है कि अगर आपका जेआरएफ क्वालिफाइड है, आप अगर आपने जेआरएफ क्वालिफाइड किया है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप का लेटर मिला है आपको, अवार्ड लेटर मिला है, तो इसके अंतर्गत ये होता है कि आपको फिर से वही किसी भी प्रकार का एंट्रेंस नहीं देना है किसी भी यूनिवर्सिटी में। आपका डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। आप डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट, जैसे ही आप अप्लाई करते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी या स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटी में, तो आपको डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और उसके पश्चात अगर आपकी द्वारा वही सेम प्रक्रिया, कि जो भी बातें आप उनके समक्ष रखते हैं उनको अच्छा लगता है, तो फिर अगर आपके गाइड और आपके मध्य अच्छी से बातचीत होती है, और उनको भी जो भी विषय आप जिस विषय पर आप करना चाहते हैं शोध कार्य, वो अच्छा लगता है, तो फिर डेफिनेटली आप आगे बढ़ा सकते हैं और पीएचडी के लिए रजिस्टर हो सकते हैं इस प्रकार से। तो देखिए, शोध कार्य थोड़ा-सा जटिल होता है, अगर यूँ कह लिया जाए तो, क्योंकि इसमें बहुत सारी मतलब सोर्स से आपको जुड़ना पड़ता है। बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो एक्सेसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी हमें उनसे उनके साथ हमें सामंजस्य स्थापित करते हुए चलना पड़ता है। एक वीआई की पर्स मतलब वीआई के दृष्टिकोण से मैं बता रहा हूँ कि किस प्रकार से समस्या आ सकती है। कौन-कौन सी बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो हमें एक्सेसिबल फॉर्मेट में नहीं मिलते, लेकिन उसे हमें एक्सेसिबल फॉर्मेट में बना के अपने उपयोग में लाना पड़ता है इस प्रकार से। तो फिलहाल जो बेसिक प्रक्रिया है वो इसी प्रकार से होती है कि जेआरएफ में भी सेम होता है कि आपको किसी भी प्रकार का एंट्रेंस नहीं देना, डायरेक्ट आपका सिलेक्शन होता है, और लगभग चांस ज़्यादा होते हैं। अगर आपने जेआरएफ क्वालिफाइड किया है और आप किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या फिर
स्टेट यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं पीएचडी, तो उसमें ज़्यादा चांस होते हैं आपको लेने के किसी भी गाइड द्वारा। क्योंकि गाइड भी ये जानते हैं कि अगर आप जेआरएफ क्वालिफाइड करके आए हैं, तो आपको जो पीएचडी में लगने वाला एक प्रकार से कहा जाए धन है या जितने भी रुपए लगेंगे, उससे काफ़ी राहत मिली रहती है और गाइड भी इस बात को समझते रहते हैं। इसलिए वो जेआरएफ कैंडिडेट को जल्दी अपने अंडर ले लेते हैं, क्योंकि उनको पता रहता है कि इनको स्कॉलरशिप मिलेगा और उस स्कॉलरशिप द्वारा ये अच्छे से अपना रिसर्च वर्क कर सकते हैं। इन्हें किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी इस प्रकार से। तो यूजीसी नेट और जेआरएफ के बारे में मैं चाहूँगा कि आदरणीय रुक्मिणी मैम भी कुछ बातें बताएँ, जो मुझसे शायद स्किप हो गई हों। ताकि क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हमारे कई अभी छात्र-छात्रा ऐसे होंगे जिन्होंने एमए की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली होगी या एमए कर रहे होंगे, तो उनके आगे के लिए ये बातें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। जैसे बीएड अगर आप करते हैं, तो आपके लिए सीटेट की परीक्षा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपने सीटेट की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की, तो आपका बीएड करना व्यर्थ है। उसी प्रकार से अगर आप एमए करते हैं, तो आपको आपके लिए यूजीसी नेट या फिर सेट इनकी परीक्षाएँ उत्तीर्ण करना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि आप अपने एमए को अगर और अच्छा बनाना चाहते हैं, यानी कि उसकी क्वालिटी बढ़ाना चाहते हैं, तो ये नेट और सेट इन दोनों की परीक्षाएँ उत्तीर्ण करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आदरणीय मैम से भी कहूँगा कि वो भी कुछ बातें जो यूजीसी नेट, सेट या जेआरएफ से संबंधित हैं, वो हमारे छात्र-छात्राओं के बीच रखें। तत्पश्चात मैं फिर आगे बढ़ाऊँगा। धन्यवाद शुभम सर। और जहाँ तक सारी जानकारी आपने दी है लगभग मेरे हिसाब से कोई छूटा तो नहीं है। फिर भी यूजीसी नेट की आप यदि तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको किसी भी विषय को, जैसे हम पीएचडी कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको प्रोफेसर बनना है, असिस्टेंट प्रोफेसर, फिर प्रोफेसर के क्षेत्र में जाना है, उसके बाद फिर कुलपति के पोस्ट पे हमको जाना है, इसलिए हम पीएचडी या फिर नेट सेट क्वालिफाइड करते हैं। तो जैसे आप यूजीसी नेट क्वालिफाइड कर रहे हैं, क्योंकि सर ने बहुत कुछ बता दिया है, तो मेरे पास कुछ है नहीं इस विषय पे बताने के लिए। लेकिन हाँ, एनसीईआरटी की बुक्स वगैरह है, उसको सबसे, जैसे आप पढ़ रहे हैं अभी, आपका विषय पॉलिटिकल है, हिस्ट्री है या फिर हिंदी है, तो इन विषयों पे आप सबसे पहले इन्हीं विषयों पे जोर पकड़े, ताकि वो एमए तक आपका बेस एक बहुत ज्यादा क्लियर रहे। अपना सब्जेक्ट बेस क्लियर रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहता है। मैं केवल तैयारी पे चर्चा करूंगी, बाकी यूजीसी नेट के बारे में सर ने बहुत कुछ बताया है और उनका जेआरएफ ऑलरेडी क्वालिफाइड है। बल्कि मैंने तो जब पीएचडी मैंने शुरू की थी, थोड़ा सा बताती हूँ, तो मैंने इंट्रेंस, पीएचडी इंट्रेंस से शुरू किया था। तब तो मेरे पास ना तो नेट था और ना ही सेट था, और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में निकला भी नहीं था। मैंने 2-3 अटेम्प्ट दिए, बहुत मेहनत करने के बाद। पहले कुछ कुछ नंबर से चुके, फिर ऐसा हुआ कि एक नंबर की कमी रही, या फिर कुछ ऐसा ऐसा कर करके फिर मेरा टोटली नेट जो है 2020 में क्वालिफाइड हुआ, 19 या 20 के आसपास। और उससे पहले सेट तो क्वालिफाइड हो गया था। सेट जो होता है वो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए होता है, वो भी इम्पोर्टेंट है। यदि आप पीएचडी करना चाहते हैं तो आपके पास नेट नहीं है, नेट या फिर जेआरएफ की डिग्री नहीं है, तो आप चाहें तो सेट के बेस पे भी बिना पीएचडी एंट्रेंस दिलाए पीएचडी कर सकते हैं। मतलब पीएचडी के लिए आप एलिजिबल है, यानी सीधा डायरेक्टली आप कोर्स वर्क पे काम करेंगे, जो कि अभी शुभम सर बताएंगे कोर्स वर्क वगैरह के बारे में। तो आप एनसीईआरटी की बुक्स पे ही शुरू से ही ध्यान देंगे तो हो सकता है आपका जेआरएफ और नेट बहुत जल्दी, बहुत ही जल्दी क्लियर हो सकता है। और नेट जो क्वालिफाइड होते हैं उन विद्यार्थियों को भी स्कॉलरशिप मिलता ही है पीएचडी के लिए। हाँ, लेकिन उसमें शर्तें ये हैं कि आप कहीं गवर्नमेंट जॉब पे ना हो, तो फिर, या फिर कोई प्राइवेट, आपकी कोई फाइनेंशियली कोई सपोर्ट ना हो, जैसे प्राइवेट वगैरह जो हॉस्टल से उसमें काम ना करें, तब तो फिर आपको स्कॉलरशिप भी मिल सकता है, यदि आपका नेट क्वालिफाइड है तो उसमें अधिक मिलता है। और राजीव गांधी फेलोशिप वगैरह पीएचडी इंट्रेंस के बाद भी मिलता है, उसमें नेट की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, जेआरएफ के लिए हमेशा स्कॉलरशिप मिलता है मंथली, वो है उसमें कोई फिर उसके बाद आपके पास पैसे हैं तो फिर कोई समस्या होगी नहीं। और उससे पहले पीएचडी एंट्रेंस जब आप दिलाएंगे तो आजकल 2 तरीके हो गए हैं जहां मैंने अभी अनुभव किया। उसमें पहले तो आपके जैसे मैंने हिस्ट्री में किया है, तो हिस्ट्री या फिर हिंदी से संबंधित ही क्वेश्चंस आते हैं एंट्रेंस में आपका बेस चेक करने के लिए। तो थर्ड, जैसे कि
कुछ यूनिवर्सिटी है कि जो ऐसे कराती है, वो कुछ यूनिवर्सिटी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देती है, मल्टी मल्टी चॉइसेस क्वेश्चंस देते हैं और जैसे कि ऑनलाइन होता है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी अभी भी ऑफलाइन ही एग्जाम लेती हैं पीएचडी एंट्रेंस का। तो उसमें केवल हिस्ट्री के ही क्वेश्चंस थे पहले विद्यार्थियों के लिए। अब में परिवर्तन हो गया है, तो अब ऐसा आने लगा है कि अब कुछ पीएचडी से संबंधित प्राथमिक स्रोत, द्वितीयक स्रोत और अन्य जो चीज़ें हैं पीएचडी से रिलेटेड जो ज़रूरी हैं, संदर्भ ग्रंथ वगैरह-वगैरह, तो ये सब चीज़ों के बारे में फुटनोट, ये सब चीज़ों के बारे में अभी बताया जाएगा आपको, इसलिए मैं ज़्यादा विस्तृत चर्चा तो नहीं करूँगी। तो इन सबको भी अब क्वेश्चन में शामिल किया गया है, मल्टीपर्पज़ क्वेश्चन्स होते हैं, लेकिन कुछ-कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी भी होती है जो सब्जेक्टिव 10 नंबर के क्वेश्चन 30 नंबर के क्वेश्चन मल्टी चॉइसेस होते हैं और बाकी 8 8 क्वेश्चन्स ऐसे भी होते हैं जो सब्जेक्टिव होते हैं क्वेश्चन्स, उसको आपको लिखना पड़ता है। इसका ये महत्व होता है कि ये इसके माध्यम से आप ये जानना होता है कि आप विराम चिन्हों का किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, आपकी भाषा शैली कैसी है और आपका रिसर्च का जो कार्य है वो किस प्रकार से सफल हो पाएगा। यानी आपकी मतलब भाषा शैली में कोई दिक्कत तो नहीं है करके इन सब विषयों को ध्यान में रखते हुए फिर आपका जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराता है यूनिवर्सिटी। फिर उसके बाद का जो है वो आपका कोर्स वर्क वगैरह होगा, तो अभी सर चर्चा करेंगे। अभी मैं हूँ तो मैं सुनूँगी, कोई यदि छूट जाता है तो बताऊँगी, पर सर का जेआरएफ है, मुझे उम्मीद नहीं है, बहुत अच्छा बताएँगे सर। और बाकी थैंक यू सो मच। इस बीच कोई क्वेश्चंस यदि आते हैं तो मैं कोशिश करूँगी बता पाने की, क्योंकि इतना ही नहीं है घंटे बस का है, मेरी जानकारी में। एक एक डेढ़ घंटे। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। आशा अनुरूप आपने बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया है बहुत सारी बातों के बारे में, क्योंकि सेट को मैं भूल गया था। स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये इसका भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो आप अपने राज्य स्तर से भी, प्रत्येक राज्य में ये परीक्षाएं आयोजित की जाती है और इसको अगर आप क्वालिफाइड करते हैं, इसमें सेम जो क्वेश्चन का पैटर्न होता है, यानी कि 50 क्वेश्चन आपके राज्य से संबंधित रहेंगे, राज्य स्तर के क्वेश्चन रहेंगे, और जो 100 क्वेश्चन रहेंगे वो आपके विषय से संबंधित रहेंगे। इसमें जो नेट का जो पैटर्न है, नेट में जो 50 क्वेश्चन आते हैं वो शोध अभिरुचि से आते हैं, उसको हटा के अपने आपके राज्य से संबंधित क्वेश्चन होते हैं, तो ये थोड़ा इजी हो जाता है अगर आप अपने स्टेट लेवल की परीक्षाओं की एक्सक्यूज मी तैयारी कर सर, रहे हैं। जी जी। एक्सक्यूज मी सर, सेट एग्जाम में राज्य वाले क्वेश्चंस नहीं होते हैं, उसमें हिस्ट्री के ही अच्छा होते हैं, केवल नेट पैटर्न है ओनली। राज्य के किसी भी अच्छा प्रकार से क्वेश्चन को शामिल नहीं किया जाता है। छत्तीसगढ़ से रिलेटेड कुछ नहीं पूछा जाएगा यदि छत्तीसगढ़ का है तो। ओनली अच्छा केवल उसी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेम पूरा नेट पैटर्न है, पूरा 5 रीजनिंग, 5 मैथ्स और अच्छा डाटा, कुछ कुछ पीएचडी से रिलेटेड चीजें जो जो नेट में आता है, सेम पैटर्न है बस। कोई अंतर नहीं, जी बस सीजी मतलब राज्य के क्वेश्चन शामिल नहीं होते हैं उसमें। पूरी होती है जो नेट में है, वो सेट के लिए है। बस ये स्टेट लेवल का है, वो केंद्रीय मतलब नेशनल लेवल का। सेंट्रल लेवल का है। ऐसा है बस। थैंक यू। जी, जी, जी। तो सेम पैटर्न ही है। आप चाहे तो स्टेट लेवल का एग्ज़ाम दे सकते हैं या फिर नेशनल लेवल का। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट का फुल फॉर्म हो गया, और इस स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट ये सेट का फुल फॉर्म हो गया। तो ये 2 परीक्षाएँ हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप अच्छे नेट नेट मतलब जो यूजीसी नेट का पेपर देते हैं, अच्छा नंबर लाते हैं, तो आपको अगर जेआरएफ अवार्ड लेटर मिलता है, तो फिर इसमें आपको स्कॉलरशिप मिलता है और इसकी भूमिका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। अलग से आपका आइकॉन मतलब वो हो जाता है अगर किसी भी कॉलेज में जाते हैं। इसके थ्रू आप डायरेक्ट इंटरव्यू देते हैं और इंटरव्यू में भी काफ़ी आपका मतलब एक प्रकार से कहा जाए दबदबा रहता है। जेआरएफ वालों को थोड़ा ज़्यादा ही गाइड लोग वो करते हैं इस प्रकार से। बाकी स्कॉलरशिप की बात अगर जैसे कि की जाए तो इसमें अब जो वर्तमान समय में जो चल रहा है पे लेवल, तो इसमें आपको लगभग 37,000 अ, पर मंथ स्कॉलरशिप मिलता है जेआरएफ के अंतर्गत 37,000, और अगर आप दृष्टिबाधित हैं तो 2,000 और एक्स्ट्रा कर दीजिए, यानी कि टोटल 39,000 आपको पर मंथ स्कॉलरशिप मिलेगा। इसके अतिरिक्त एचआरए एचआरए लगभग जैसा भी सिटी के हिसाब से मिलता है वो। अगर आप किसी मेट्रो सिटी में या फिर किसी अच्छे सिटी में रह रहे हैं तो हिसाब से ज़्यादा रहेगा, यानी कि टोटल 27% जितना भी स्कॉलरशिप मिला है उसका 27%। अगर आप उससे थोड़ा सा कम पॉपुलेशन या फिर कम थोड़ा वो वाले शहर में रह रहे हैं तो आपका जो वो है वो उससे कम हो जाएगा, यानी कि 20%, फिर 18%, ऐसा ऐसा 18%, फिर 16%, यानी कि अलग अलग उसका शहरों के हिसाब से, सिटी के हिसाब से। तो इस प्रकार से एचआरए भी मिलता है। उसके अतिरिक्त आपको एक कंटिजेंसी करके भी यानी कि जो स्टेशनरी, जो भी पेन कागज ये सारी चीजें, फोटोकॉपी, ये सारी चीजों का यूज करते हैं, कोई बुक खरीदते हैं, तो इसके लिए भी आपको
हर 3 महीने में 2500 रुपए दिए जाते हैं, यानी कि साल भर का देखा जाए तो टोटल 10,000 रुपए। तो ये आपको अलग से दिया जाता है। कोई भी जैसे आप बुक खरीदते हैं, कहीं पर आपने फ़ोटोकॉपी करवाया या फिर कुछ आपने कॉपी पेन ये सारी चीज़ें खरीदी, स्टेशनरी स्टेशनरी यानी कि यूजीसी देखिए एक मतलब जितनी भी यूनिवर्सिटियाँ हैं, चाहे वो स्टेट लेवल की हो, चाहे सेंट्रल लेवल की हो, सबको रेगुलेट करता है यूजीसी और उसी के नियम कानून द्वारा यूनिवर्सिटी में ये सारी चीज़ें गतिविधियाँ आयोजित की जाती हैं। पीएचडी का भी एंट्रेंस जब वो निकलता है ये सारी चीज़ें, तो ज़्यादातर यूजीसी का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। उसी के द्वारा नियम कानून तय किए जाते हैं कि किस प्रकार से पीएचडी अगर कोई भी छात्र एडमिशन लेता है शोधार्थी, तो उसके लिए क्या-क्या रूल नियम होंगे, किस प्रकार से उसका आगे का कार्यक्रम होगा इस प्रकार से। तो यूनियन यूजीसी का अगर फुल फॉर्म देखा जाए तो यूनियन ग्रांट कमीशन, यूजीसी, विश्वविद्यालय चयन आयोग। तो ये है इसका हिंदी में पूरा नाम और इसके तहत यही सारी यूनिवर्सिटियों और स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटियों यानी सेंट्रल और स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटी को रेगुलेट करती है। तो इसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो जो मैंने पैसे की बात की कि 2 सालों तक यानी कि देखिए टोटल में पीएचडी का जो समय सीमा होती है वो 5 सालों की होती है। चाहे तो आप 3 साल में भी सबमिट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन कम से कम 5 साल और अधिक से अधिक आप ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल तक ले जा सकते हैं। तो कम से कम 5 सालों में जो 2 साल होते हैं, वो स्पेशली आपके जेआरएफ फेलोशिप के होते हैं, यानी कि अगर आप जेआरएफ क्वालिफाइड हैं, तो आपको क्लियर हो जाते हैं। यानी कि आपने 2 सालों में जो भी कार्य किया होगा, उसे आपको एक फॉर्मेट बना के प्रस्तुत करना पड़ता है अपने जो नोडल ऑफिसर होते हैं उनके समक्ष, अपने गाइड के समक्ष, और वो अगर सहमत हो और लगभग 5-6 हज़ार, लगभग 5-6 हज़ार, हाँ, 5 से 10 हज़ार तक की बढ़ोतरी हो जाती है। तो इस प्रकार से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और अगले 3 साल तक आपको एसआरएफ मिलेगा। तो सोच लीजिए दोस्तों कितना पैसा यूजीसी आपको देती है शोध कार्य के लिए। और अगर आपका विषय इसके विषय में अभी चर्चा करेंगे विषय के बारे में भी, क्योंकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है इन सब चीज़ों में। तो इतना सारा पैसा आपको यूजीसी देती है शोध कार्य करने के लिए और मुझे लगता है कि बहुत ही बेहतरीन अवसर है आप सभी के लिए। अगर आप सभी एमए अभी एमए कर रहे होंगे तो आपके लिए बहुत बड़ा अच्छा खुला क्षेत्र है और अच्छा शोध कार्य भी कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर अभी वर्तमान समय में देखा जाए तो अब मतलब पहले अगर देखा जाए तो दृष्टिबाधित लोग इस फील्ड में बहुत कम ही पाए मतलब देखने को मिलते हैं, बहुत ही कम, मतलब कि कभी एक आध दो लोग ऐसा। ज्यादातर लोग एमए करने के पश्चात किसी ना किसी उसमें फील्ड में वो हो जाते हैं, या फिर अगर उनका बैंकिंग के फील्ड में हो गया, या फिर क्योंकि ये थोड़ा लंबा प्रोसेसिंग है, इसके लिए आपको काफी धैर्य रखना होगा। सबसे जो इम्पोर्टेंट है पीएचडी में, ऐसा कहा जाता है कि जो जिसके पास धैर्य है वही पीएचडी कर सकता है, अर्थात जो मतलब रुक सकता है, सब्र कर सकता है, क्योंकि इसमें धैर्य का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रोल है कह लिया जाए। क्योंकि इसमें इसकी जो प्रक्रियाएं होती हैं, बहुत सारी चीजें, वो कभी कभी हम सोचते हैं कि 3 साल में हम कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन जो धीरे धीरे हम जब इसमें इन्वॉल्व होते हैं और प्रक्रियाएं शुरू होती हैं वो सारी चीजें, तो कभी कई बार वो 3 साल के स्थान पर 5 साल हो जाता है, 7 साल हो जाता है। तो इसमें हमें हड़बड़ाना नहीं है इस प्रक्रिया में, क्योंकि अ, आप अगर जल्दबाजी करेंगे तो जो शोध कार्य है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा आपका, और कहीं ना कहीं चूक हो जाएगी। तो फिर उस शोध कार्य का कोई भी भविष्य में महत्व नहीं रहेगा इस प्रकार से। तो जितना थोड़ा, हालांकि जो भी समय लगना है लगे, लेकिन अच्छा अगर शोध कार्य होता है तो वो आपके लिए जीवन भर के लिए उपलब्धि रहेगी, और भविष्य में भी आने वाले शोधार्थी आपके शोध कार्य से मार्गदर्शन लेंगे और आगे बढ़ाएंगे। तो ये पूरी प्रक्रिया है इस प्रकार से। तो सबसे शुरुआती हम दौर पे थे कि जैसे हमने एमए क्वालिफाइड किया, हमने यूजीसी नेट की परीक्षा दी, यूजीसी नेट क्वालिफाइड हो गया हमारा, या फिर जेआरएफ क्वालिफाइड हो गया मानते हैं। अब इसके पश्चात अब हम क्या करेंगे? जैसे ही हमारा जेआरएफ क्वालिफाइड हुआ, हम जाएंगे सबसे पहले अपने जहाँ से हमने एमए किया है उन हमारे शिक्षकों के पास, और उनके द्वारा हम सबसे पहले, अगर वो प्रोफेसर है या फिर एक रिसर्च गाइड है, शोध निर्देशक हैं, तो सबसे पहले हम उन्हीं के पास जाएंगे, उनसे संपर्क करेंगे और उनसे मार्गदर्शन लेंगे कि सर अब मुझे आगे क्या करना चाहिए। क्योंकि सबसे पहले हमारे जो, क्योंकि हम उनसे ही ज़्यादा परिचित होते हैं, जिन्होंने हमें पढ़ाया होता है, तो उनका ही मार्गदर्शन ज़्यादा जरूरी होता है। तो सबसे पहले उनसे मार्गदर्शन लीजिए क्या कैसे करना है आगे, क्योंकि वो ज़्यादा बेहतरीन तरीके से बता पाएंगे
तो उनसे जब हमें उनके से हम जब बातचीत करते हैं, उनका मार्गदर्शन मिलता है कि किस प्रकार से क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर आपका यूजीसी नेट और जेआरएफ क्वालिफाइड हुआ तो डेफिनेटली आपको पीएचडी के लाइन में यानी कि इस लाइन में जाना ही जाना है। क्योंकि अगर आपका नेट तो चलो मान लेते हैं, नेट आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाता है, लेकिन जेआरएफ होता है तो फिर तो आपको अगर ये स्कॉलरशिप प्राप्त करना है, और इसकी भी समय सीमा 3 वर्षों की होती है। जो जेआरएफ आपको मिला होता है अवार्ड लेटर, उसकी समय सीमा 3 वर्षों की होती है, यानी कि 3 वर्षों के अंतर्गत आपको पीएचडी में एडमिशन लेना ही लेना है, चाहे कोई भी स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटी हो या सेंट्रल लेवल की यूनिवर्सिटी हो, क्योंकि 3 सालों तक ही उसकी वैल्यू रहती है। उसके बाद वो लैप्स हो जाता है, यानी कि फिर से आपको फिर देना पड़ेगा इस प्रकार से। तो 3 साल के अंतर्गत आपको किसी न किसी यूनिवर्सिटी में ले ही लेना है पीएचडी में एडमिशन, तभी वो एक्टिव हो पाएगा। नहीं तो फिर अगर वो 3 साल की सीमा खत्म हो गई तो फिर आपको थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, और फिर से हो सकता है आपको ये परीक्षा उत्तीर्ण करना पड़े। तो ये बातें होती हैं, इसलिए 3 साल के अंतर्गत आप किसी न किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लीजिए। उसके बाद सर्वप्रथम आपको, जब आप एडमिशन के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं कि मुझे एंट्रेंस यानी कि फॉर्म जो भी है एडमिशन का वो अप्लाई करते हैं, तो सर्वप्रथम आपको फिर बुलाया जाता है आपके सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ, ओरिजिनल सारी चीज़ों के साथ, आपका जो भी सर्टिफिकेट है, जितना भी आपने पढ़ाई किया है, वो सारी चीज़ें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ। और इस प्रक्रिया को एक छोटा-सा नाम दिया जाता है, डीआरसी कहा जाता है। डीआरसी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च कमिटी। एक स्पेशली जो भी रिसर्च सेंटर होगा आपका। देखिए, जैसे कि अगर आप यूनिवर्सिटी के अंतर्गत किसी शोध निदेशक के अंतर्गत हैं, तब तो वही सर्वे सर्वा होता है। या फिर उस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत कई शोध केंद्र होते हैं, छोटे-छोटे शोध केंद्र, जिसे हम रिसर्च सेंटर कहते हैं। तो वो होते हैं जो छोटे-छोटे महाविद्यालयों या कॉलेजों में होते हैं। तो वहाँ पर एक कमिटी होती है, स्पेशली उसी कॉलेज के, जैसे कि हिस्ट्री मेरा है तो मेरा है जैसे डिग्री गर्ल्स रिसर्च सेंटर, और वहाँ पर जो हिस्ट्री डिपार्टमेंट में सर और मैडम है, वो एक मतलब 2-3-4 लोग मिलके एक डिपार्टमेंटल रिसर्च कमिटी बैठती है वहाँ पर, और उनके समक्ष आपके सारे डॉक्यूमेंट वो चेक करते हैं, सारी चीज़ों को वेरीफाइड करते हैं। हाँ, आपने नेट क्वालिफाइड का या फिर जेआरएफ क्वालिफाइड का, या फिर अथवा यहाँ से आपने एमए पास किया है, ये सब, ये सारी चीज़ें। और वो फिर आपसे आपका छोटा-सा एक इंटरव्यू लेते हैं, किस विषय में आपको इंटरेस्ट है। क्योंकि अगर जैसे हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री की भी 3 फील्ड है विशेष रूप से देखा जाए। अलग-अलग मतलब, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि किसी बड़े से पक्ष को आपको लेना है, बड़े से क्षेत्र को आप सेलेक्ट कर लिए पीएचडी के लिए, ऐसा नहीं। एक छोटे से क्षेत्र को सेलेक्ट करना होता है, और उसके बारे में बहुत गहराई से जानकारियाँ आपको निकालनी होती हैं। तो जैसा कि आपका ये टीआरसी होता है, उसके बाद आप एडमिशन का फॉर्म भरते हैं और एडमिशन लेते हैं। तत्पश्चात आप कोर्स वर्क के जो इसकी जो अवधि होती है वो 6 महीने की होती है। कोर्स वर्क के पाठ्यक्रम में एनरोलमेंट आपका प्रवेश हो जाता है, इस प्रकार से मान लीजिए। जो शुरुआती 6 महीने होते हैं पीएचडी में, जब जैसे ही आपका एडमिशन होगा उसके पश्चात, वो आपका कोर्स वर्क कहलाता है, और इसे कंप्लीट करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। कहीं भी हो चाहे आप, इससे आपको छूट नहीं मिलती। अगर हाँ, जिन्होंने एमफिल या फिर इस प्रकार से किया है तो उनको पहले शायद मिलता था, अब शायद नहीं मिलता। इस विषय में मैं चाहूँगा कि रुकने में कुछ बताएँ इस विषय में। जैसे कुछ मैंने मतलब कुछ ऐसे भी छात्र होंगे जिन्होंने जैसे एमफिल पहले होता था, अब तो इसे बैन कर दिया यूजीसी ने। तो जिन्होंने जैसे पहले एमफिल किया था, उनको छूट मिल जाती थी 6 महीने का कोर्स होगा तो उससे। और बाकी जो नए जिन्होंने नेट या जेआरएफ या फिर जिनका एडमिशन एंट्रेंस द्वारा हुआ है, तो उनको ये 6 महीने का जो कोर्स है वो करना अनिवार्य है, इस प्रकार से। बेसिक, अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो जो बेसिक इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, आधारभूत जो ज्ञान आपको प्राप्त होता है, वो कोर्स वर्क के द्वारा ही होता है। इसमें जो सिलेबस होता है वो पूरा आपके रिसर्च वर्क यानी कि शोध कार्य से संबंधित होता है। किस प्रकार से आप अपने शोध कार्य में अच्छे से, मतलब जो भी उसकी जितने भी उसमें उपयोगी टूल्स हैं या फिर अलग-अलग जो हम प्रविधि यूज़ करते हैं, मेथड यूज़ करते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में जानने का अवसर मिलता है आपको। किस प्रकार से जैसे हम डेटा कलेक्शन करते हैं, उसमें भी शुद्धता कैसे आए,
क्या वो डेटा रॉन्ग है या फिर राइट है, इसका भी परीक्षण किस प्रकार से हम करें, ये सारी चीज़ों के बारे में जानने को मिलता है कोर्स वर्क में। और कोर्स वर्क में बहुत सारी चीज़ें थ्योरेटिकल भी और प्रैक्टिकल भी हमें समझने को मिलती हैं। जैसे कि इंटरव्यू अगर कहीं आप लेने जा रहे हैं, तो किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन-कौन सी चीज़ों पे आपका विशेष रूप से फ़ोकस होना चाहिए। सूचनादाता जो हमें सूचना देने वाले हैं, जिनका हम साक्षात्कार लेने वाले हैं, उनके साथ आपका व्यवहार किस प्रकार से होना चाहिए और किस प्रकार से आपको साक्षात्कार को समाप्त करना होता है, शुरुआत कैसे करनी होती है, यानी कि पूरी चीज़ों के बारे में, एक-एक बात यानी कि एक-एक पॉइंट के बारे में हमें विशेष जानकारी कोर्स वर्क के दौरान हमें हमारे जो मार्गदर्शक होते हैं, गाइड होते हैं, उनके द्वारा दी जाती है। प्रश्नावली कैसे तैयार की जाती है, प्रश्नावली का क्या महत्व होता है और अनुसूची किस प्रकार से तैयार की जाती है, इसके पश्चात जो अवलोकन है, उसमें कौन-कौन सी बातों का ध्यान ऑब्जर्वेशन जिसे कहते हैं। ये सारी चीज़ों के बारे में अगर आप जैसे अभिलेखागार में कहीं गए हैं, राष्ट्रीय अभिलेखागार हो गए, वहाँ पर गए हैं, तो किन-किन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा और कैसे आपको सही मटेरियल तक पहुँचना है। क्योंकि हमारे लिए अगर हम एक दृष्टिवादी शोधार्थी हैं, तो हमारे लिए ये थोड़ा चिंता का विषय हो जाता है कि सही मटेरियल तक कैसे पहुँचे, क्योंकि जो भी हमारे पास इंटरनेट में अवेलेबल है, इंटरनेट में कई बार हम ढूँढने का प्रयास करते हैं क्योंकि वो थोड़ा हमारे पहुँच के करीब है। इस प्रकार से अगर हमारे पास अच्छा मोबाइल है, अगर आप लैपटॉप यूज़ करना जानते हैं, तो आप उनके माध्यम से इंटरनेट पे सबसे पहले खोजना शुरू करते हैं पुस्तकों को। और वो थोड़ा ईज़ी हमें लगता है, जितना मेरा अनुभव रहा है। हालाँकि इसके विपरीत भी कई हमारे देशीवाली साथी ऐसे हैं जो अपने परिजनों की सहायता से अथवा अपने दोस्तों की सहायता से लाइब्रेरी जाके वहाँ पर अपना मतलब कार्य करते हैं और वहाँ से जो भी आवश्यकता अनुसार उनको जो भी विषय से संबंधित जानकारियाँ हैं या फिर उनका वो फ़ोटो खींच के उस प्रकार से भी कई मेहनत भी करते हैं। तो मेरा जो अनुभव रहा है अभी तक से कि मैंने ज़्यादातर इंटरनेट का ही स मतलब सहारा लिया है। जो भी मेरा विषय था उसके संबंध में सबसे पहले मैंने इंटरनेट से ही जानकारी जुटाने की कोशिश की और जितनी भी जानकारी मुझे प्राप्त हो सकी, उनके माध्यम से ही मैंने अपने विषय को जाना और समझा। उसके पश्चात जितनी भी लाइब्रेरियाँ जो भी आपके सिटी में या फिर आपके एक प्रकार से कह लीजिए राज्य में या फिर राज्य से बढ़कर अगर देश में जो भी लाइब्रेरियाँ या फिर अभिलेखागार ऐसे संबंधित हैं जहाँ से आपको संभावना है कि बहुत सारे सोर्स वहाँ से मिल सकते हैं, तो वहाँ से आप अ, वहाँ पर आप जाइए और वहाँ से पता लगाइए और वो सारी चीज़ों सोर्स आपको मिलेंगे। मतलब उसके भी कुछ-कुछ नियमावली होती है कि कैसे आपको मतलब वो डॉक्यूमेंट लेने हैं, उसके लिए भी एप्लीकेशन देना पड़ता है, तो ये सारी बातें बात की हैं। तो सबसे पहले जैसे आपका एडमिशन होता है और आपने 6 मंथली जो कोर्स होता है, कोर्स वर्क होता है, उसमें आप पूरी तरह से पीएचडी के बारे में समझते मतलब ज्ञान प्राप्त करते हैं, जानते हैं और उसके बाद फिर उसकी भी परीक्षा होती है और उस परीक्षा को आप उत्तीर्ण करते हैं। उसके पश्चात जो समय आता है, वो आता है आपका सिनॉप्सिस का। सिनॉप्सिस एक बहुत ही महत्वपूर्ण अ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है सिनॉप्सिस का, क्योंकि इसी के द्वारा ही जो मेन कार्य है और आप आगे बढ़ते हैं, यानी शोध कार्य उसकी ओर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे अ, हमारे एडमिन्स देखेंगे बहुत सारे लोगों का जो वो है, वो आ रहा है बहुत। मेरे में भी आ रहा है क्योंकि मैं पोस्ट आईडी से जुड़ा हूँ तो इसमें जी थोड़ा सर, कंटिन्यू कीजिए। हाँ, हम लोग देख रहे हैं। हुँ, हाँ, एंट्री तो दी जा रही है। जी, तो सबसे पहले क्या होता है कि जैसे ही हम एडमिशन लेते हैं, उसके बाद 6 मंथली हमारा कोर्स वर्क कंप्लीट होता है, परीक्षा होती है, इसमें आप उत्तीर्ण कर लेते हैं, उसके बाद सिनॉप्सिस का स्टेज आता है। सिनॉप्सिस में आप सिनॉप्सिस के पहले अगर हम कह लें, तो आपके जो भी गाइड होते हैं, जिनको आपने चुना होता है या फिर जिन्होंने आपको चुना होता है, उनसे आप चर्चा करते हैं, परामर्श लेते हैं कि आपकी रुचि उस विशेष जो भी विषय है आपका, यानी कि जैसे इतिहास है, तो इतिहास में किस फ़ील्ड में आपकी रुचि है? कौन-सा ऐसा पक्ष है जिसमें आपकी रुचि है या फिर जिसमें आपको विशेष ज्ञान है? जैसे कि
इतिहास में भी जैसे आधुनिक भारत के इतिहास हो गया, मध्यकालीन, प्राचीन भारत, तो आपसे आपके गाइड पूछेंगे कि आपको किस इतिहास के कौन से उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है आपको? तो आप जैसे बोलेंगे प्राचीन भारत का इतिहास, तो फिर अब उसमें से भी पूछेंगे कि प्राचीन भारत में तो बहुत सारे विषय आते हैं, जैसे कि मौर्य काल आता है, गुप्त काल आता है, वर्धन काल आता है, बहुत सारी चीजें। उसमें से फिर कौन सा पक्ष आपको पसंद है? कौन सा ऐसा, अगर वंश कहा जाए, या फिर कौन सी ऐसी डायनेस्टी कहा जाए जिसमें आपको इंटरेस्ट है, या फिर कौन सा ऐसा विशेष शासक कह सकते हैं? और शासक के अलावा भी कई पक्ष होते हैं, जैसे कि मौर्य वंश का जो सांस्कृतिक पक्ष है, सामाजिक पक्ष है, या आर्थिक पक्ष है, या फिर कह लिया जाए कि उसका धार्मिक पक्ष है। इसी प्रकार अलग-अलग जो सम्राटों का शासनकाल आया, अलग-अलग वंशों का शासनकाल है, उनमें भी अलग-अलग पक्ष हैं, जैसे धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक। तो ये विभिन्न अलग-अलग पक्ष हो गए, या फिर विशेष उनकी जो लिपि है, या फिर भाषा, किन-किन भाषाओं का वो उपयोग करते थे, तो अलग-अलग फ़ील्ड है। यानी कि इतिहास शोध करने के लिए आपके पास वेरियस मतलब अलग-अलग जो क्षेत्र हैं वो खुले हैं, अलग-अलग फ़ील्ड हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। आजकल जो ज़्यादा शोध कार्य हो रहे हैं, वो आपके क्षेत्रीय स्तर पर कराए जा रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी शोध कार्य, यानी कि अभी तक बहुत सारे शोध कार्य हो चुके हैं, और इसमें ये महत्वपूर्ण होता है कि विषय चुनते समय आपका जो विषय है वो किसी भी विषय से मैच ना हो, ये आपको ध्यान में रखना है। आप ऐसे विषय का चयन करें, इसके लिए मैं स्पेशली रुकनियों को कहूँगा कि वो इस पर थोड़ा प्रकाश डालें कि विषय का चयन किस प्रकार से करें, और कौन-कौन सी बातों का ध्यान रखें विषय चयन करते समय। क्योंकि ये प्रक्रिया बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि आगे का जो पूरा कार्य आपका शोध कार्य इसी पर निर्भर करता है फिर। अगर आप विषय का चयन सही ढंग से आपने नहीं किया, तो आगे फिर बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, और अगर आपने बहुत अच्छे से कर लिया, तो फिर आपको ज़्यादा कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो कौन-कौन सी बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए, इसके विषय में मैं चाहूँगा कि आदरणीय रूप में प्रकाश डालें इस पर। पुनः धन्यवाद सर। और पहले सबसे पहले आप थोड़ी देर पहले एक बात आपने बताने को कही थी, एमफिल जो होता है उसमें कोर्स वर्क की छूट नहीं रहती है। वैसे तो एमफिल अब नहीं होने लगा है, लेकिन जब मेरे समय में एमफिल जो मेरे साथ सहपाठी किए थे, उन लोगों ने भी मेरे साथ कोर्स वर्क किया है। तो एमफिल को छूट नहीं रहती है, जैसे वो किए हैं। एमफिल एक लघु शोध का ही रूप मान सकते हैं आप, जिसमें रिसर्च के बारे में जानकारी दी जाती थी, किंतु वही चीज़ें कोर्स वर्क में जब होने लगा, तो उसकी समयावधि यानी 6 महीने की करके उसको कम कर दिया गया। अब रही बात विषय चुनने का, तो सबसे पहले हम जब विषय चुनते हैं, तो हमारा प्रथम जो कर्तव्य होना चाहिए वो होना चाहिए कि जो विषय है वो हमारे रुचि का होना चाहिए। मतलब हमको उस पे इंटरेस्ट होना चाहिए। यदि हमको इंटरेस्ट ही नहीं है और हमारे गाइड ने दे दिया है करके हमने ले लिया उस विषय को, तो फिर उसमें हमारा जो काम है एक तो अच्छा हो भी नहीं पाएगा और बहुत देर से होगा, या तो पूरा ही नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है। तो विषय हमारी रुचि के अनुरूप यदि है तब तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, हम सारा काम कर सकते हैं। और दूसरी जो बात ये है कि उसमें ये ध्यान देना चाहिए आपको कि आपने जिस विषय को लिया है उसमें आपको मैटर कितना मिल सकता है और कहाँ से मिल सकता है, ये भी ध्यान आपको देना बहुत ज़रूरी है। और जो तीसरी बात होती है कि आप जिस विषय पे रिसर्च करना चाह रहे हैं, मान लो आपने कोई टॉपिक ली है, तो उस विषय पे आप रिसर्च करना चाहते हैं, तो आपको आपका हाइपोथेसिस यानी कि परिकल्पना परिकल्पना यानी कि ये होता है कि आपके जो विषय के सबसे पहले आपका जो थीसिस है उसका परिणाम क्या होने वाला है। जैसे मान लो कि आप कोई कहानी सुनाते हैं, तो उसमें ये होता है कि राजा वगैरह की अंततः या तो उसकी जीत हुई या तो उसकी हार हुई, ऐसा कुछ होता है। तो आप भी उसी प्रकार आपका जो विषय है वो किस ओर जाने वाला है, ये जो होता है वो पूर्व परिकल्पना होती है, यानी पूर्व में हम उसको सोच प्रदान करते हैं। तो आप जब विषय विषय चुनते हैं तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जो जिस विषय को चुन रहे हैं, तो उस विषय की परिकल्पना क्या होनी चाहिए, यानी आपका विषय किस ओर जा सकता है। और ये 3 बातें जो थी वो मुख्य थी। यदि हम रुचि से करेंगे तो ठीक है, मैटर अच्छा मिल पाएगा तो बहुत अच्छा है। और चौथा भी इस बात का भी ध्यान रखना है, वो भी फर्स्ट ही प्रायोरिटी कि उस विषय पे किसी ने रिसर्च ना किया हो। क्योंकि रिसर्च यदि किसी ने कर लिया है,
तो फिर जो क्योंकि लास्ट में वाइवा होता है, वाइवा के बाद जब आपका जो बुक है वो किसी 3 गाइड के पास चेक करने के लिए जाता है, तो उन लोग मतलब ये देखते हैं कि इस विषय पे रिसर्च और सॉफ्टवेयर चेकिंग भी कराई जाती है लास्ट में। कि एक सॉफ्टवेयर उसके माध्यम से आप आपका जो ये मालूम चल जाता है कि वो विषय कितना प्राथमिक रहा और कितने द्वितीयक स्रोतों पे आपने काम किया। मतलब द्वितीयक प्राथमिक स्रोत का है साक्षात्कार, इंटरव्यू, प्रश्नावली और समकालीन पुस्तकें, ये सब चीज़ समकालीन रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट ये सब चीज़ें प्राथमिक में आती हैं। तो आप कितने प्राथमिक चीज़ों को लेकर कार्य किए हैं, वो भी आपके लास्ट में जब सॉफ्टवेयर चेकिंग जब होता है, तो उसमें भी इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो कभी-कभी ऐसा भी होता है कि वो वापस भी हो सकता है आपका थीसिस यदि आप किसी के रिसर्च को उठा के कर रहे हैं तो, अन्यथा नहीं तो फिर आप उसको बदलना चाहते हैं तो उनसे इजाज़त लेके या तो फिर उनके अनुसार ऐसा करके आप उस विषय को कर सकते हैं। तो इतनी जो बातें होती हैं वो महत्वपूर्ण होती है और जैसे रिसर्च का अपना होता है तो आप किसी विषय को जब लेके कर रहे हैं तो जैसे आप किसी क्षेत्र विशेष को यदि आप लेके पीएचडी कर रहे हैं या फिर किसी व्यक्ति विशेष को तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि उस तक हमारी पहुंच हो कि हम उनसे मिल पाए, विशेष करके दृष्टिबाधित व्यक्ति के लिए कि हम उनसे मिल तो पाए या फिर किसी क्षेत्र विशेष को भी करें तो विषय बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए और अध्याय भी इतना नहीं होना चाहिए कि आप उसको ढूंढ ही ना पाओ। 5 अध्याय मिनिमम होना चाहिए, उससे तो कम नहीं हो सकता। उसके बाद आपकी मर्जी से पे डिपेंड करता है। तो मतलब इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए और जब भी आप लाइब्रेरी वगैरह कहीं भी जाएं तो अपने पास रिकॉर्डिंग सामग्री रखें और मोबाइल हो सकता है या फिर फोटो के लिए हो सकता है आज वो चीज़ें मिल रही हैं और कल ना मिले। हो सकता है आप किसी का साक्षात्कार कर रहे हैं तो कल वो चीज़ें कल वो बातें ना निकल पाए मुँह से जो आज निकली हो। तो हमको हर बार अपने साथ कॉपी पेन और या सामान्य के साथ जा रहे हैं तो नहीं तो अपनी ब्रेसलेट या मोबाइल या लैपटॉप आप साथ में लेके जाएँ, तो आपका जो शोध कार्य है वो बहुत ज़्यादा अच्छा और अ, अच्छा सक्सेसफुल होगा और सबके लिए मतलब पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा रुचिकर होगा। यही है और बाकी ठीक है सर फिर आप बताइए जैसा-जैसा आप कहेंगे फिर उस हिसाब से बताती जाऊँगी। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं अपने एडमिन टीम से कहूँगा कि समय का विशेष ध्यान रखेंगे, मुझे थोड़ा सूचित करते रहेंगे, क्योंकि लास्ट में हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन भी होगा, तो जो भी छात्र-छात्राओं के प्रश्न होंगे उनको 10 मिनट्स में इसको कंप्लीट करते हैं और आगे के 10 मिनट्स फिर क्वेश्चन आंसर के रख लेते हैं। ओके तो सर। क्योंकि जिस दृष्टि से मतलब अलग जिस जिस प्रकार से देखा जाए कि पीएचडी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसमें बहुत लंबी-चौड़ी प्रक्रिया होती है। तो मुझे लगता है कि 40-50 मिनट अच्छे से समझा पाना थोड़ा थोड़ी जटिल प्रक्रिया है। लेकिन बेसिक जो हम यहाँ पर बता रहे हैं, वो सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। जो शोध कार्य होता है आपका वो मौलिक कार्य होता है, यानी कि उसमें किसी का भी जो भी अलग-अलग जैसे उस फील्ड में रिसर्च वर्क हो चुका हो, उनका लेना या ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। आपको अपना ही करना होता है, ऐसा मान के चलिए। जो भी आपके द्वारा किया जाएगा वो सारी चीज़ें मौलिक होंगी, फंडामेंटल एकदम। किसी भी प्रकार का किसी का भी कोई भी पॉइंट्स नहीं लेना है इस प्रकार से। अगर लेते भी हैं, तो उसमें भी उसका भी कुछ थोड़ा बहुत उपाय होता है। तो चलिए मैं बता रहा हूँ कि जैसे सिनॉप्सिस की मतलब विषय का चयन हो गया आपका, यानी कि एडमिशन हुआ, कोर्स वर्क हुआ आपका। कोर्स वर्क के बाद फिर आपने विषय का चयन किया, अपने गाइड से मिलके चर्चा करके जो भी आपका जिस फील्ड में आपकी रुचि है, उसका आपने चयन किया। विषय चयन होने के पश्चात आप अब सिनॉप्सिस बनाएँगे। तो सिनॉप्सिस की प्रक्रिया में क्या होता है कि आप एक पूरा एक पैटर्न मतलब सिनॉप्सिस का एक अलग ही पैटर्न होता है। सबसे पहले भूमिका होती है, भूमिका के पश्चात फिर भूमिका के पश्चात शोध प्रविधि कौन-कौन सी उसमें उपयोग करेंगे। मैं मतलब एक रैंडम तरीके से बता रहा हूँ। सिनॉप्सिस में भूमिका होती है, जिस भी विषय के बारे में आप पहले बताएँगे, किस प्रकार से क्या-क्या हुआ, उस विषय के बारे में दर्शाएँगे अच्छे से। उसके बाद फिर उस विषय से संबंधित जो भी आपने अभी तक अध्ययन किया है, यानी कि साहित्य संदर्भ का पुनरावलोकन जिसे कहा जाता है, साहित्य संदर्भ का यानी कि जो भी यानी कि इस प्रकार से कह लिया जाए कि लिटरेचर रिव्यू इंग्लिश में अगर कह लिया जाए, कि जो भी आपने उस विषय के बारे में पुस्तकें अभी तक पढ़ी हैं, उन सभी का आप उल्लेख करेंगे और बताएँगे कि उन पुस्तकों में इस विषय के बारे में क्या-क्या दिया है। यानी कि कम से कम ये टोटल 20 पुस्तकें होनी चाहिए मैक्सिमम। मिनिमम 20 पुस्तकें होनी चाहिए, उससे अधिक हो तो भी चलेगा। लेकिन मिनिमम 20 पुस्तकें होनी चाहिए जिनका आपने अध्ययन किया हो या फिर जिनके बारे में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हो और ये आपको
पता हो कि उस मेरा जो विषय है उसके विषय में इन पुस्तकों के बारे में ये जानकारी प्राप्त होगी। तो उनका रेफरेंस के सहित उन्हें उनका नाम लिखते हुए उनके बारे में मतलब आपके विषय के बारे में बताना कि इस पुस्तक में ये जानकारी मुझे मिलती है। और इसके पश्चात जो अगला हेडिंग आता है उसके बाद जैसे साहित्य संदर्भ का पुनर्वलोकन हो गया, उसके बाद आप बताएंगे कि जो प्रविधि कौन-कौन सी उपयोग करने वाले हैं। इस मतलब अपने रिसर्च वर्क में, अपने शोध कार्य में कौन-कौन सी जो प्रविधि है, रिसर्च मेथड जिसे कहते हैं, उसको कौन-कौन से उपयोग करने वाले हैं। तो जैसे समाजशास्त्री प्रविधि होती है, इसके अंतर्गत आप अवलोकन हो गया, ऑब्जर्वेशन, यानी कि उस स्थल पर जाकर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं किस प्रकार से क्या-क्या चीज़ें हैं। जैसे इतिहास है, तो इतिहास में 4 स्तंभ माने जाते हैं। एक तो हो गया व्यक्ति, यानी कि किसी भी व्यक्तित्व पर आप कर सकते हैं। दूसरा हो गया स्थान। इतिहास में बहुत सारे ऐसे प्लेस हैं, जिनका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल रहा है हमारे भारतीय इतिहास में। तो दूसरा पॉइंट हो गया इस पे कर सकते हैं। समय अवधि, यानी कि कोई भी एक टाइम पीरियड सेट कर सकते, तो आपने बोला कि जैसे सर मैं 1900 से लेके 1947 तक का अध्ययन करूँगा इस विषय पर। यदि ऐसा ऐसा हो सकता है जैसे टॉपिक कि भारत की अर्थव्यवस्था का ऐतिहासिक अध्ययन सन 1900 से लेके 1947 तक का, ऐसा। तो ये विषय हो गया आपका, और आपका एक टाइम पीरियड भी सेट हो गया कि 1900 से लेके 1947 तक की जो भी डॉक्यूमेंट्स या जो भी सामग्री आपको अर्थव्यवस्था से मिलेगी, वो सारी चीजें आपके प्राथमिक शोध के अंतर्गत आ जाएंगी। तो इस प्रकार से ये आपका टाइम लाइन सेट हो गया, और इसमें ये फायदा होता है आपको कि इसके अतिरिक्त फिर आपको कहीं देखना नहीं पड़ता, ये होता है। आपको केवल 1900 से लेके 1947 के मध्य ही जो भी आपको जानकारी मिलती है उसी को अपने उसमें शामिल करना है शोध कार्य में, उसके अतिरिक्त फिर नहीं करना है, इस प्रकार से। तो ये समय अवधि की खास विशेषता होती है। तो पहला हो गया व्यक्तित्व। मैं क्योंकि इतिहास विषय का विद्यार्थी हूँ, तो इतिहास विषय के बारे में बता रहा हूँ कि जिनका भी इंटरेस्ट हो वो इस विषय में सोच सकते हैं कि पहला हो गया व्यक्तित्व, किसी भी व्यक्तित्व के ऊपर कर सकते हैं। दूसरा हो गया स्थान, बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जिनके ऊपर आप कर सकते हैं। तीसरा हो गया समय अवधि, टाइम पीरियड, कि कोई भी एक समय सीमा ले लीजिए जो जिसमें आपको रुचि हो, जिस काल अवधि में, और उस पे कर सकते हैं। और चौथा हो गया घटनाएँ, यानी कि बहुत सारे ऐसी-ऐसी घटनाएँ घटी हैं इतिहास में, उनके ऊपर आप कर सकते हैं। तो ये जो 4 आधार स्तंभ हो गए इतिहास के, इन विषयों पर आप विचार कर सकते हैं। और विशेष रूप से जैसा कि मैंने बताया कि जितने भी निर्देशक हैं, शोध निर्देशक, उनका जो मतलब ध्यान अभी विशेष रूप से क्षेत्रीय इतिहास पर ज़्यादा जा रहा है, क्योंकि इन पे बहुत कम कार्य हुए हैं। आप लोग भी जा रहे होंगे, जैसे भारतीय इतिहास तो पढ़ते हैं, लेकिन जैसे जो यूपी में है, वो अपने जिले के बारे में नहीं जान रहे होंगे कि हमारे जिले से भी कोई स्वतंत्रता सेनानी भाग लिए थे क्या स्वतंत्रता संग्राम में, इस प्रकार से। तो उन पे अब ज़्यादा काम किया जा रहा है, या फिर उन पे ज़्यादा काम करवाया जा रहा है शोध निर्देशकों द्वारा। और यूजीसी का भी यही गाइडलाइन है कि जितना ज़्यादा हो क्षेत्रीय इतिहास को सामने लाने का प्रयास किया जाए, और ऐसे जो हीरो हैं हमारे, या फिर ऐसे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, जिनके बारे में आज हम कुछ नहीं जानते, लेकिन उनकी भूमिका बहुत ज़्यादा रही है उस क्षेत्र के लिए। उनका जो रोल रहा है उस क्षेत्र को स्वतंत्र कराने में, या फिर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्या उनका रोल है उस क्षेत्र के, या फिर उस राज्य में, तो उनको सामने लाना बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रकार से जितने भी शोध निदेशक हैं, वो इस पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो मान लीजिए आप यूपी में को लेते हैं, तो उस एरिया से संबंधित फिर जितनी भी जानकारी आपको कलेक्ट करनी होगी, तो ये उसका एक मतलब तरीका होता है। और ये सारी चीज़ें आती हैं। तो जैसे कि मैं बता रहा था सिनॉप्सिस की प्रक्रिया, तो सिनॉप्सिस में भूमिका हो गई, फिर साहित्य संदर्भों का पुनरावलोकन हो गया, जिसमें आपने लगभग 20 पुस्तकें दर्शा दी हैं कि इन पुस्तकों को मैंने पढ़ा है और इनमें ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद शोध प्रविधियाँ आपने चयन कर ली, अवलोकन हो गया। आप उस विषय से अपने विषय से संबंधित कम से कम 10-15 प्रश्न बनाते हैं, और उनके ये सब्जेक्टिव भी होता है, ऑब्जेक्टिव भी होता है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो अगर ऑब्जेक्टिव है तो आपको 4 ऑप्शन देना पड़ेगा, और इसको एक लिफाफा में बनकर जो भी सूचनादाता है, यानी कि एक क्षेत्र विशेष को चुनते हैं, और उनपे मतलब जैसे 5-10 लोग को चुन लिया आपने, अपने विषय से संबंधित जिनके पास से आपके विषय में जानकारी मिल सकती है, उन लोगों को चिन्हित कर लिया और उनके पास आपने ये पोस्ट कर दिया। जब उनको प्राप्त होता है तो वो इस पर उन प्रश्नों के उत्तर देके आपको फिर से पोस्ट करते हैं, और जब वो उसको उनके जो उत्तर है वो आपको प्राप्त होते हैं, तो फिर इनको आप अपने शोध कार्य में शामिल करते हैं एनालिसिस करने के लिए कि इतने लोगों को मैंने प्रश्नावली भेजी और उनके द्वारा ये मुझे रिप्लाई मिला, इस प्रकार से। इसको भी बड़ा हिसाब से तैयार करना पड़ता है प्रश्नावली को। उसी प्रकार सब्जेक्टिव में कुछ प्रश्न होते हैं जिनके उत्तर उनको लिखने होते हैं अपने मन से, और ये उनके लिए खुले होते हैं, मतलब वो अपने हिसाब से
जो भी उनके मन में है या जो भी उनको लगता है वो लिख सकते हैं। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो आपके हिसाब से होते हैं, क्यों उसमें आप ही ऑप्शन दिए रहते हैं और आप ही प्रश्न बनाए रहते हैं, तो वो ज़्यादातर आपके हिसाब से रहता है। उसमें सामने वाला ज़्यादा कुछ अपने हिसाब से नहीं दे पाएगा, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। इसके अतिरिक्त इंटरव्यू एक सबसे बड़ा स्रोत है हमारे लिए भी, क्योंकि मैं दृष्टिबाधितों के परिप्रेक्ष्य से बात कर रहा हूँ। तो जैसे इंटरव्यू हो गया हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन एक पक्ष है प्राथमिक स्रोत का, कि कोई भी जैसे हमारे जैसे कि हम किसी भी स्वतंत्रता सेनानी पर कार्य कर रहे हैं, हमारा अगर विषय हो गया, मान लीजिए किसी भी स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित विषय हो गया, तो उस स्वतंत्रता सेनानी के अगर कोई परिवारजन, हमारे परिवार है, हमें पता चलेगा कि हमारे जिले में यहाँ-यहाँ पर उस स्वतंत्रता सेनानी का अभी भी परिवार जीवित है और मतलब वो रह रहे हैं। तो इस प्रकार से उनका अगर हमें इंटरव्यू लेना है, तो जैसे हम वहाँ जाते हैं तो किन-किन बातों का हमें ध्यान रखना है। जैसे मैडम ने बताया कि हर जगह पीएचडी में ये इस बात का तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप अपने गाइड से मिलें या फिर किसी भी ऐसे व्यक्तित्व से मिलें जिससे आपको किसी भी प्रकार की जानकारी मिल सकती है, तो वहाँ पर आपको अपने मतलब विशेष रूप से कान जैसे बोलते हैं ना एकदम खुले रखने हैं। यानी कि जो भी बातें हैं वो आपके पास ऐसी चीजें होनी चाहिए, जैसे मोबाइल हो गया, रिकॉर्डर हो गया, वो रिकॉर्ड में होनी चाहिए, क्योंकि मैडम ने जैसे कहा कि कई बार ऐसी कुछ बातें होती हैं जो कभी कभार ही आपको मतलब